नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे। यहाँ पर मौर्योत्तर काल का अर्थ है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का काल। यहाँ पर किन राजवंशों का शासन रहा उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि मौर्योत्तर काल को दो भागों में बांटा गया है, एक विदेशी राज्य और दूसरा देशी ब्राह्मण राज्य। विदेशी राज्य में हम देखते हैं कि हिंद, यवन, शक, पल्लव तथा कुषाण वंशों का शासन रहा, जिसमें क्षेत्र जो आता है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और मध्य भारत। जबकि देशी ब्राह्मण राज्य के अंतर्गत देखते हैं सूंग, कन्नौज, आंध्र, सातवाहन, वाकाटक और चेदी वंश, ये सारे देशी ब्राह्मण राज्य के अंतर्गत आते हैं और इनका जो प्रमुख क्षेत्र रहा वह था पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र। यहां पर देखेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र के पास जो विकसित राज्य थे उनको देखेंगे। यहाँ पर मतलब कि हम यहाँ पर देखेंगे देशी ब्राह्मण राज्य के बारे में आज की वीडियो में, सूंग, कन्नौज, आंध्र, सातवाहन, वाकाटक और चेदी वंश। और अगली वीडियो जो रहेगी हम विदेशी राज्य देखेंगे, हिंद, यवन, शक, पल्लव और कुषाण वंश के बारे में। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे सूंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र सूंग थे, कन्नौज वंश के संस्थापक वासुदेव थे और सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख थे और वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति थे। सबसे पहले हम देखेंगे सूंग वंश के बारे में। सूंग वंश मूलतः उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी। ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति से संबंधित थे, इसलिए यहाँ पर कहा गया है देशी ब्राह्मण राज्य। पुष्यमित्र यहाँ पर देखते हैं जो शासक रहे, सबसे पहले आए पुष्यमित्र, फिर इनके बाद आए अग्निमित्र, फिर इनके बाद शासक जो रहे वसुमित्र, फिर इसके बाद भागभद्र और अंतिम शासक जो रहे देवभूति रहे। यहाँ पर देखेंगे पुष्यमित्र सूंग के बारे में। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या करके यह मगध में इन्होंने सूंग वंश की स्थापना की। राजधानी जो बनाया इन्होंने विदिशा को राजधानी बनाया। और इसके बाद हम देखेंगे इनके प्रमुख कार्य कौन कौन से रहे। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसमें पुरोहित पतंजलि थे। इन्होंने हिंद यूनानी शासक मिनांडर को भी पराजित किया था और सतना में भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। इन्होंने वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान किया और सांची स्तूप की वेदिका यानी कि रेलिंग का पुनः निर्माण करवाया, जो कि पहले लकड़ी का था, उसके स्थान पर पत्थर का बनवाया इन्होंने। अन्य शुंग शासक के बारे में देखेंगे, जिसमें अग्निमित्र। कालिदास द्वारा लिखित नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र ही है। ये शासक थे और कालिदास ने जो नाटक लिखी थी इसके मुख्य नायक ये थे अग्निमित्र। उसके बाद भागभद्र के बारे में देखेंगे। यूनानी राजा एंटियाकिल्ड्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था, जिसने यहाँ भागवत धर्म को स्वीकार किया और विदिशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। उसके बाद हम देवभूति के बारे में देखेंगे। यह शुंग वंश के अंतिम शासक रहे और 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने हत्या करके कन्नौज वंश की स्थापना की। उसके बाद हम कन्नौज वंश के बारे में देखेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे जो संस्थापक थे इसके वासुदेव थे और अंतिम शासक इसके रहे सुशर्मा। उसके बाद हम सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे। अब तो सबसे पहले जो शासक रहे वह सीमुख रहे, फिर उसके बाद आए सतकर्णी प्रथम, उसके बाद हाल, फिर चौथा शासक जो रहे गौतमी पुत्र सतकर्णी, 5वां रहे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और 6ठा यज्ञश्री पुलमावी और 7वां रहे पुलमावी चतुर्थ। तो आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं, जो कि हमारा सातवाहन वंश के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स हैं।
यहाँ पर संस्थापक जो हो जाएगा सातवाहन वंश के बारे में सीमुक। सीमुक क्षेत्र जो हो जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। भारत पर यह सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले प्रथम राजवंश थे सातवाहन वंश जो थे। और पुराण में इन्हें आंध्र कहा जाता है, या आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य, जबकि अभिलेख में मुख्य रूप से इन्हें सातवाहन कहा गया है। मत्स्य पुराण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि यह सबसे पुराना प्राचीन पुराण है और यह सातवाहन वंशावली से संबंधित है। सातवाहन वंश की राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और राजकीय भाषा जो थी इनकी प्राकृत थी और लिपि जो थी ब्राह्मी थी। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं अगला शासक सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम का विवाह जो हुआ था नागनिका से हुआ था, जो कि नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र से इनके बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा का आरंभ जो हुआ था इन्हीं के काल में हुआ था, सतकर्णी प्रथम के काल में। और इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर काम किया था। उसके बाद अगला शासक देखते हैं हाल के बारे में। ये प्रमुख रूप से विद्वानों को संरक्षण देते थे और महत्वपूर्ण रूप से विद्वान शासक थे। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती प्रेम कथा की रचना की थी और गुणांधे ने प्राकृत भाषा में वृहत कथा कोश की रचना की थी। जबकि हाल के दरबारी मंत्री शर्ववर्मन ने संस्कृत भाषा में कातंत्र की रचना की, जो कि रानी मलयावती के अनुरोध पर यह रचना की थी इन्होंने। उसके बाद हम देखेंगे सातवाहन वंश के अंतर्गत ही गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक थे। और नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बलश्री का अभिलेख है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी एकमात्र ब्राह्मण थे और इन्हें यह भी कहा गया है कि अद्वितीय ब्राह्मण थे और वर्ण व्यवस्था के रक्षक भी थे और वेदों का आश्रय दाता भी थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था। अब उसके बाद अगला शासक देखते हैं, ये सारे आ जाएंगे आपके सातवाहन वंश के अंतर्गत। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इन्हें आंध्र सम्राट और दक्षिणापथेश्वर कहा गया है और इनके सिक्कों पर 2 पत्थर वाली जहाज का चित्र देखने को मिलता है। इसी के अंतर्गत हम अन्य शासक देखते हैं सातवाहन वंश के अंतर्गत यज्ञश्री सातकर्णी। यह अंतिम शक्तिशाली शासक माने जाते हैं और इनके सिक्के पर जलयान का चित्र देखने को मिलता है। उसके बाद पुलमावी चतुर्थ के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि यह अंतिम शासक रहे, और जबकि यज्ञश्री सतकर्णी जो थे यह अंतिम शक्तिशाली शासक थे और यह पुलमावी चतुर्थ जो थे अंतिम शासक रहे। और इनके शासनकाल में राज्यों का विघटन देखने को मिलता है, कई भागों में बट जाता है, जैसे कि विदर्भ में वकाटक वंश, दक्षिणी महाराष्ट्र में आभीर वंश, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश और कर्नाटक में कदम्ब वंश देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे अन्य तथ्य के बारे में। सातवाहन वंशों ने चांदी, तांबे, शीशा सर्वाधिक देखने को मिलता है। पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया था और सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वो रोम से उसको मंगाते थे। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास देखने को मिलता है और उनके राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि इसका कारण यह देखने को मिलता है कि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। राजा के नाम माता के नाम पर होते थे, लेकिन हम यहाँ पर सिंहासन पर क्या देखते हैं कि
यहाँ पर पुत्र ही उत्तराधिकारी होते थे। अगला पॉइंट देखेंगे कि सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम ग्वाल्मीक को सौंपा था। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे और सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल का काम किया था। सातवाहन की महत्वपूर्ण कृतियां हैं जैसे कि कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफा का निर्माण और अमरावती कला का विकास। अब इसके बाद हम देखते हैं वाकाटक वंश। सातवाहन वंश के बाद हम वाकाटक वंश देखते हैं जिसमें पहला शासक इसमें रहे विंध्य शक्ति, और उसके बाद आते हैं परवरसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन आते हैं, फिर पृथ्वीसेन आते हैं, फिर उसके बाद परवरसेन द्वितीय आते हैं और फिर पृथ्वीसेन द्वितीय देखने को मिलते हैं। इसका क्षेत्र जो रहा दक्षिण भारत था और हम क्या देखते हैं कि वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इनके पूर्वज सातवाहन के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। इसके साथ हम यह देखते हैं कि विंध्य शक्ति के पश्चात उनका पुत्र परवरसेन प्रथम शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी और पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। परवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था और प्रधान शाखा और दूसरा बासीय शाखा, दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शासन किए। प्रधान शाखा के प्रमुख हम देखते हैं कि राजा रुद्रसेन प्रथम थे और उसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवा दिया था और वाकाटक के राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था और विवाह के कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और इनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन जो थे वो छोटे थे, अवयस्क थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभावती गुप्त ने सारे शासन को संभाला और यह काल देखने को मिलता है कि वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। वाकाटक का जो राज्य था वह गुप्त और शक राज्यों के बीच देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा शासनकाल प्रभावती गुप्त ने संभाला था और इसलिए यह स्वर्ण काल माना जाता है। प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल के बाद इसका पुत्र दामोदर सेन परवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। कला और साहित्य के बारे में देख लेते हैं कि वाकाटक वंश के राजा परवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी और सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की। कालिदास भी यहाँ पर देखते हैं कि अपना काव्य मेघदूत की रचना करते हैं और वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्र देव ने नचना यानी कि नैना कुठार पन्ना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता की 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वां गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासनकाल में ही हुआ था। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं, चेदी राजवंश भी देखने को मिलता है। सातवाहन के बाद हम वाकाटक वंश देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर शुंग वंश देखें, फिर कन्नौज वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर वाकाटक वंश और उसके बाद चेदी राजवंश। अशोक की मृत्यु के पश्चात हम क्या देखते हैं कि संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय होता है और इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से देखने को मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था और खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो ये था हमारा आज की वीडियो में मौर्योत्तर काल को जो 2 भागों में बांटते हैं,
एक विदेशी राज्य का शासन रहा और दूसरा देशी राज्यों का शासन रहा। तो आज की वीडियो में देशी राज्यों का शासन हम देखें और अगली वीडियो में हम देखेंगे विदेशी राज्य शासन, हिंदिया वंश, शक, पल्लव और कुषाण वंश के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।